हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि सामान्य ज्ञान, ठीक है, सामान्य ज्ञान से प्रतियोगिता परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। चाहे आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, तो जो भी आप तैयारी कर रहे हैं सब में किस तरह का प्रश्न आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा सामान्य ज्ञान से। आप ये जानिए, अगर देखा जाए सीजीएल से, तो सीजीएल में आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी सामान्य ज्ञान से, ठीक है, और 40 प्रश्न पूछे जाएंगे उत्पाद सिपाही से, इसी सामान्य ज्ञान से। तो सामान्य ज्ञान दोनों के लिए इक्वल है, सामान्य ज्ञान दोनों के लिए सेम ही प्रश्न आएगा। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ा रहे हैं सामान्य ज्ञान ये सीजीएल का होगा, उत्पाद सिपाही, ऐसा नहीं है। दोनों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं उत्पाद सिपाही की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं झारखंड सीजीएल की, तो आप सभी के लिए ये क्लास है, ठीक है। ये सामान्य ज्ञान इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं। ज़्यादा देर का वीडियो है नहीं, मैं ज़्यादा प्रश्न लिया भी नहीं हूँ, आप देखिए इस वीडियो को लास्ट तक। देखिए, सामान्य अध्ययन का ये पहला प्रश्न है कि भारत, ठीक है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ये पहला प्रश्न है। ये बताइए पहला प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पहले आप ट्राई कीजिए, अगर आपसे नहीं आए अगर आपके आंसर, तो मैं फिर बताऊंगा आपको क्या होगा इसका आंसर। पहले आप एक बार खुद ट्राई कीजिए, अगर आपको इसका आंसर आता होगा ना, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकते हैं। तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो दोस्तों बता दूं, ये लागू किया गया 1972 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। तो इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए संसद ने 1972 में वन्य प्राणी अधिनियम पारित किया गया। 1972 में अगर पूछा जाए वन्य जीव संरक्षण, तो 1972 में, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला ये प्रश्न है सेकेंड नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया? ये क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो सेकेंड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। इसकी जो जनसंख्या घनत्व है वो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। तो अगला ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश G8 का सदस्य नहीं है? कौन सा ऐसा देश है बताइए? तो दोस्तों बता दूं, स्पेन, ऑप्शन नंबर सी जो है स्पेन G8 का सदस्य देश नहीं है। यह 7 प्रमुख औद्योगिक लोकतांत्रिक देशों का समूह है जो विश्व की आर्थिक स्थिति और अन्य मुद्दों पर बात करने के लिए बैठकें आयोजित करता है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। जैसे कि कौन सा 7 देश है इसके बारे में जानते हैं। तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका इसके प्रारंभिक सदस्य थे। 1998 में रूस इसके शामिल होने का इसका नाम G8 हो गया। जब रूस इसमें शामिल हो गया 1998 में, तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम G8 हो गया, ठीक है, जिसमें स्पेन जो है ये शामिल नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगले इस प्रश्न की ओर देखते हैं। चौथा ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स देशों में से एक नहीं है? तो ये 4 ऑप्शन दिए, बताइए। तो आप ये जानिए, विश्व में जो है ना 5 ही उभरती हुई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह में ब्रिक्स देश में शामिल है। 8 कितने शामिल हैं? तो टोटल आपके 5 शामिल है। 5 में कौन कौन है वो भी बताएंगे, और कौन नहीं है वो भी बताएंगे। तो पहले जान लीजिए कौन है। ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन है और साउथ अफ्रीका है, ठीक है। तो कौन सा इसमें शामिल नहीं है दोस्तों बताइए? तो इसमें आपका कनाडा का मैंने नाम नहीं लिया, तो कनाडा इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। आपको ये पता होना चाहिए, ब्रिक्स देश में जो है ये 5 वर्ड का 5 लेटर का ये ब्रिक्स है। तो इसमें 5 में कौन कौन सा है? बी से क्या हो गया बताइए? बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया,
सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। बी से क्या बताया, तो बी से हो जाएगा ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। अगली ओर देखते हैं, तो भारत में किस राष्ट्र नेता की स्मृति में उनके जन्मदिन पर राष्ट्र एकता दिवस मनाया जाता है? बताइए 5वां नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इसका कुछ जानते हैं इसके बारे में। राष्ट्र एकता दिवस प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं दोस्तों। तो अगला ये प्रश्न है कि किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा गया है? बताइए कौन सी संस्था है? इसको बताया, इसको एक टिप्पणी दी गई है कि पिंजरे में बंद तोता। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र जांच आयोग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो पिंजरे में बंद तोता केंद्र जांच आयोग CBI, ठीक है, क्या नाम है इसका, CBI को कहा जाता है। इस संस्था की स्थापना की अनुशंसा भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए गठित सतनाम आयोग 1962 से 64 ने की थी। ठीक है, यह वैधानिक संस्था नहीं है, यह शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 से शक्ति मिलती है। अगर कहा जाए पिंजरे में बंद तोता तो CBI को कहा गया है। CBI बोले तो केंद्र जांच आयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़े दोस्तों। ठीक है, अगला ये प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? बताइए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का। नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, गाँवों को मुख्य सड़क से जोड़ना और पक्की सड़क बनाना। ठीक है, ए बी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। देखिए इसी तरीके का प्रश्न अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए ना तो आप परफेक्ट में परफेक्ट, आपका जो है 30 में 30, 40 में 40 नंबर आप सामान्य ज्ञान से लेकर आओगे, सामान्य अध्ययन से लेकर आओगे। बस आपको बस मेरे साथ बस पूरी मेहनत करनी है। मैं 20 क्यों लिया? अगर मैं इससे पहले जो क्लास करवाया था सामान्य अध्ययन का, उसमें 30 प्रश्न कराया था। अगर वो 30 प्रश्न में अगर आपसे पूछूँ तो आपको याद है क्या? क्योंकि जितने हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं उसे एक बार बता देता हूँ ना तो उससे दोबारा नेक्स्ट डे पूछते हैं तो उसको 30 में 30 याद होते हैं। तो उसी तरीके से मैं 20 ही क्वेश्चन लिया हूँ और 20 क्वेश्चन में आपको 20 याद होना चाहिए। अगर मैं इससे पहले जो आपके 7 सवाल करवाएं, इस 7 सवाल से एक भी प्रश्न पूछूँ तो आपको दिमाग में याद होना चाहिए कि हाँ सर ने ये बताया था। ठीक है, इस तरीके से पढ़िए, इस तरीके से करने से ही आप एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। तो ये शेरशाह का मकबरा कहाँ है? 8 नंबर बताइए उत्तर क्या होगा? तो शेरशाह का मकबरा बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये है सासाराम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ये सासाराम कहाँ पर है? आप नाम सुने होंगे। तो सासाराम बिहार में है। ठीक है, बिहार में स्थित है शेरशाह का मकबरा। बिहार में कहाँ? तो बिहार में सासाराम में। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसके बारे में कुछ जानते हैं। शिवाजी के धार्मिक गुरु रामदास तथा गुरु एवं संरक्षक दादा कौनदेव थे। ठीक है, इनके जो दादा थे रामदास का तथा गुरु के जो दादा थे उनका नाम क्या था? कौनदेव। ठीक है, ये भी पता आपको होना चाहिए, कौनदेव उनका नाम था। लेकिन शिवाजी के गुरु का नाम था रामदास और रामदास का दादा का नाम क्या था? कौनदेव। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला ये प्रश्न है कि वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है तो किसे जाता है? बताना है आपको। तो ये जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्ल मार्क्स को। इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो वैज्ञानिक समाजवाद की शुरुआत का श्रेय कार्ल मार्क्स और एंजेलिक्स के विचार से हुआ है। लेकिन ठीक है, लेनिन, स्टालिन, माओ से होते हुए थियोडोर
एडिनो, लुई अल्थेजर, फ्रांस फेनेन, थेगुएवारा, ठीक है, मार्क्स के जिन वैज्ञानिक सिद्धांतों को प्रतिपादन किया गया है उन्हें असली जमा पहनाने के लिए लेनिन ने थोड़ा बहुत बदलाव किया था। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय किसे जाता है तो उनका नाम है कार्ल मार्क्स को, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। आगे बढ़े, ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो अगला ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों का समायक नहीं है? तो इसमें जान लेंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा मिलिंद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो बिंबिसार, ठीक है, गौतम बुद्ध व प्रसेनजीत सभी समकालीन थे, जबकि मिलिंद जो है वो क्या थे, वो समय पूर्वक था। आप समझे नहीं, इस चीज़ को फिर दोबारा समझाता हूँ कि कौन सा इन तीनों का समसामयिक नहीं है। मतलब जो समसामयिक नहीं है, जैसे कि मान लेते हैं बिंबिसार 544 से लेकर 492 तक पूर्व ईस्वी में वो थे, ठीक है। उसके बाद था आपका गौतम बुद्ध जो कि 563 से लेकर 583 तक। लेकिन जो ये आपका मिलिंद है ना, मिलिंद वो आपका 175 से लेकर 145, ये 500 के बीच में है, लेकिन ये बहुत पहले थे। ये तीनों के अलग समसामयिक नहीं है, ठीक है। इसीलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिलिंद, ठीक है। आगे बढ़ें जी, आगे बढ़ते हैं। अगला ये प्रश्न है कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद, ठीक है। इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो अथर्ववेद में कुल 20 मंडल है, 731 युक्त एवं 5839 मंत्र है। इस वेद में महत्वपूर्ण विषय है, ठीक है। तो क्या क्या महत्वपूर्ण विषय है उसके बारे में जानते हैं। जैसे ब्रह्मा ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, टोना टोटका आदि ऐसे इसमें है, ठीक है। तो कितने 4 वेद में कौन सा वेद जादू माया और वशीकरण का वर्णन है? तो वो है अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला ये प्रश्न है कि 18वें, देखिए भारत का जो सामान्य अध्ययन है ना, वो छोटा मोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो जब बहुत बड़ा है तो आपको पढ़ने होंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आपको पढ़ने होंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ने जाओगे आप तो यूपीएससी निकाल लोगे, मगर आपको जितना पढ़ना है, जितना सटीक पढ़ना है, जितना एग्ज़ाम में आने का है, मैं उतना ही बताऊंगा आपको। उतना ही लेवल को देखकर ही आपके लिए लाया गया है उत्पाद सिपाही और सीजीएल को लेकर, ठीक है। अगला ये प्रश्न है कि 18वें दशक में भारत में लड़े हुए गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है, ये आपको बताने हैं। तो आप ये जानिएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे? तो अंबर युद्ध, पलासी युद्ध, वांडीवास युद्ध और बक्सर युद्ध, ठीक है। तो क्या जानेंगे कैसे इसका चला। अगर कहा जाए अंबर युद्ध, तो अंबर युद्ध हुआ था आपका 1734 में, इसे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है आपकी पलासी की युद्ध, ये हुआ था 1757 में। फिर है वांडीवास युद्ध, ये हुआ था 1760 में। और बक्सर युद्ध, तो बक्सर युद्ध हुआ था 1764 में, ठीक है। देखिए ये लगातार चला था, ये जो क्रम अनुसार आपको बैठाना है। तो सबसे पहले अंबर युद्ध 1734, फिर 1757 में प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध 1760 में और 64 में बक्सर युद्ध, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो वो कौन थे? तो वो थे आपके रामानंद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो रामानंद उत्तरी भारत के पहले महान भक्त संत थे जिन्होंने अपने उपदेश देने के लिए हिंदी भाषा को अपनाया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है कि वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश शासन सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए?
तो वो आए खासी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। तो खासी जनजाति क्षेत्रों में अंग्रेजों द्वारा सड़क निर्माण कार्य में ज़बरदस्ती मजदूर भर्ती किए जाने के कारण खासियों ने तिरुत सिंह के नेतृत्व में विद्रोह करने के निर्णय लिया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे ये है, निम्नलिखित में कौन कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या कथन है, विचार करते हैं। पहला कथन है कि चोलों के पांडव तथा चेर शासकों तथा को पराजित कर प्रायद्वीप भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया गया। आगे है सेकंड नंबर कि चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। तो कौन सा कथन इसमें सही होगा, आपको ये बताने हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ए और दोनों हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला ये प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या कथन है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। जैसे पहला कथन है कि वारन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। दूसरा है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। थर्ड है, भारत दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू हुई। तो बताइए कौन सा सही उसमें हो जाएगा। तो इसमें आपका ये दोनों चीज़ सही लग रहा है। तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्योंकि नियमित पुलिस बल की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 में कोलकाता के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और इसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजा इम्पे थे, ठीक है। क्या थे? सर एलिजा इम्पे। तो दोनों इसका हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर पे। लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो प्रभावित नहीं था। तो वो था चित्तौड़। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बारे में कुछ जानते हैं। 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह तथा लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विद्रोहियों को नेतृत्व किया था। तो ये चित्तौड़ जो है वो प्रभावित नहीं हुआ था। जब 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो चित्तौड़ ऐसा क्षेत्र था जो प्रभावित नहीं हुआ था। आगे है 19 नंबर। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध है। तो ये है आपके, बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा। तो हो जाएगा ये जैम्बेजी, ठीक है। जैम्बेजी क्या है जानेंगे इसके बारे में थोड़ा 19 नंबर पे कि विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात जैम्बेजी नदी से संबंध है, जबकि विश्व की सबसे लंबी नील नदी का स्रोत मतलब उद्गम स्थल उगांडा में स्थित विक्टोरिया झील है, ठीक है। अगर कहा जाए कि भारत देश की सबसे बड़ी नदी, लंबी नदी का नाम क्या है, तो वो है नील नदी। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। ये आज का आखिरी प्रश्न है और बताइए आपको हमारा ये क्लास कैसा लगा। और ये तो मैंने आपको 20 ही करवाया और 20 आपको याद होने चाहिए। आपको और प्रश्न लेकर आएंगे और आते के साथ आपसे 1-2 प्रश्न पहले पूछेंगे, देखते हैं आपको याद है या नहीं, ठीक है। क्योंकि आपको एक टारगेट लेके चलना है, आपको अपना गोल अचीव करना है। अगर आपने अपना टारगेट रखा है कि जैसे एग्ज़ाम आपका जून में है सीजीएल का, अप्रैल में दौड़ है, फिर आपका जुलाई में एग्ज़ाम है उत्पाद सिपाही का, तो ये जो एग्ज़ाम है आपने टारगेट लेके चला है कि हमको 1 महीने में पूरा जीके, झारखंड जीके और सामान्य अध्ययन ख़त्म कर देना है।
ठीक है। और साथ ही साथ बस हमें जो 1 महीना समय रहेगा आपके पास, उसमें बस प्रैक्टिस करना है। एग्ज़ाम के 20 दिन पहले ही सारे सिलेबस को आपको ख़त्म कर देना है और 20 दिन में आपको इतना सारा प्रैक्टिस करना है कि एक भी प्रश्न आप एग्ज़ाम में छोड़ कर ना पाए दोस्तों, ठीक है। झारखंड जीके का टेस्ट सीरीज़ तो आपको मिल रहा होगा हमारे वन प्लेटफॉर्म जॉब की, वहाँ से आप टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ कर लीजिए। अगर आपने परचेज़ नहीं किया है झारखंड जीके का टेस्ट सीरीज़, वो आपको जो है मात्र 99 रुपये मिल रहा है। अगर किस तरीके से आपको लेना है, अगर आपको समझना है कैसे ले, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं 6287729246। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमसे इससे कॉल कर सकते हैं और हमें मैसेज भी व्हाट्सएप पे कर सकते हैं कोई अगर आपको दिक्कत आती हो लेने में, किस तरीके से झारखंड जीके का टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ करें। लेकिन आप ये जानिए, अगर झारखंड जीके का टेस्ट सीरीज़ अगर आप ले लेते हैं ना, तो आपके लिए बहुत फ़ायदा करेगा एग्ज़ाम में। तो इस प्रश्न को डील करते हैं। ये 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से राज्य झारखंड के सीमावर्ती है? तो कौन सा ऐसा राज्य है, बताइए कौन कौन सा राज्य है? तो ये है बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, जो सीमा में पड़ता है झारखंड के। तो जानते हैं इसको थोड़ा। तो झारखंड की भौगोलिक सीमाएं इस प्रकार है, उत्तर में बिहार, मतलब उत्तर माने ऊपर, उत्तर में बिहार, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि दक्षिण में उड़ीसा, उत्तर दक्षिण मतलब नीचे, दक्षिण में उड़ीसा, पूरब में पश्चिम बंगाल, मतलब पूरब में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जो है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि पंजाब तो नहीं है उनके सीमा में। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब ये तीनों हो जाएगा, 2, 3, 4। आ गया समझ में आपको? ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा क्लास? आप लाइक बटन को दबा दें और ऐसा क्लास आपको और मिलेगा। अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।